भारहीन राजकुमारी। बहुत बहुत अरसा पहले एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे के लिए तरसते थे। और कई सालों के बाद उन्हें आशीष मिली एक बहुत ही सुंदर नन्ही राजकुमारी की, जो किसी ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। पूरा राज्य खुशियों से उछल पड़ा और राजा ने स्वयं अपने हाथ से निमंत्रण लिखे और उन सबको निमंत्रित किया जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता था। मित्र और परिवार, पुरोहित और जादूगर बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए। पर राजा एक नाम भूल गया, एक चुड़ैल का, जो उन सबसे अधिक शक्तिशाली थी, उन सबसे ज्यादा दुष्ट। जब चुड़ैल ने उस समारोह के बारे में सुना, उसने फैसला किया वो फिर भी उस समारोह में जाएगी। राजा उसे वहां देखकर रत्ती भर भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसे आमंत्रित करना भूल गया है। स्वागत है, कृपया मेरी बेटी को अवश्य आशीष दें। बेशक बेशक महाराज, लेकिन वो नन्ही परी कहाँ है? उसकी माँ जल्दी ही उसे लाएगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि राजा के दिल में कोई मलाल नहीं था और वो असलियत में उसे भूल गया था। इस सच्चाई ने चुड़ैल को और अधिक क्रोधित कर दिया और उसने बदला लेने की कसम खाई। और जब नामकरण संस्कार शुरू होने वाला था, खुशबूदार पानी राजकुमारी पर छिड़का जाने वाला था, चुड़ैल ने छिपाकर उस पानी में जादुई पाउडर मिला दिया। जैसे ही वो बच्ची पर छिड़का गया, बच्ची का पूरा वजन कम हो गया। लगता था वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित ही नहीं है। वो नर्स जिसने उसे पकड़ा था, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे राजकुमारी उसकी गोद में नहीं है, क्योंकि राजकुमारी का वजन 0 हो गया था। ये क्या है? ये अभी-अभी क्या हुआ? डर के मारे नर्स ने बच्चे को छोड़ दिया, पर राजकुमारी गिरी नहीं, वो हवा में लटकी रही। मेरी बेटी, अभी-अभी ये क्या हुआ? इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि राजकुमारी पर जादू डाला गया है। उन्होंने बच्चे को उठाया, जबकि ऐसा लगता था कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भार ही नहीं था। इसने राजकुमारी और उसके माता-पिता के लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी कर दी। एक दिन जब राजकुमारी बिस्तर में लेटी थी, रानी ने अनजाने में खिड़की खोली और चली गई। हवा का एक झोंका कमरे में आया और जैसे वो एक पंख या रेत का कण उड़ा ले जाता है, वो खिड़की से आया और बेचारी बच्ची को उड़ा कर ले गया। नर्स अंदर आई और उसने देखा कि राजकुमारी अंदर नहीं है। बच्ची कहाँ है? शायद रानी उसे उठाकर ले गई हो। राजकुमारी कहाँ है नर्स? मैं अपनी प्यारी बेटी को इसी वक्त देखना चाहती हूँ। क्षमा करना महारानी जी, पर मैंने सोचा कि राजकुमारी आपके पास है। क्या बकवास है, पर वो है कहाँ? और पूरे महल में जोर शोर से उसकी तलाश होने लगी। माली बाग में पत्ते बटोर रहा था। अचानक उसने पत्तों के ढेर के नीचे से हंसी की आवाज सुनी। वो क्या है? वो क्या है? अरे, ये तो राजकुमारी है। मेरी बेटी कहाँ है? महाराज, माली ने उसे पत्तों के ढेर के नीचे पाया। उस दिन राजा और रानी इतने भयभीत हो गए कि वो राजकुमारी को दिन के हर क्षण पहरे में रखते। यदि वो सोई होती तो उसकी चादर कसकर उसके बिस्तर के आसपास कसकर घुसेड़ दी जाती, इतना कि वो हिल भी नहीं पाती थी। यदि वो जागी होती तो हमेशा किसी न किसी की गोद में होती। एक दिन राजा ने कोशिश की उसे हवा में उछालने की और खेलने की, जैसा हमेशा शक्तिशाली पिता करते हैं, पर राजकुमारी कभी नीचे ही नहीं आई और उसे एक सीढ़ी लगाकर नीचे लाया गया। जब राजकुमारी बड़ी हुई, वो एक क्षण भी मुश्किल से चल पाती। यदि वो अपना कदम जरा सा भी जोर लगाकर रखती तो वो हवा में उछल जाती। इसलिए उसे तकरीबन उठाकर ही चलाया जाता और उसकी 20 नौकरों की एक गाड़ी थी जो लंबी लहराती झालरों को पकड़े रहती, जो उसके कपड़ों में लगी रहती ताकि वो उड़ न जाए। कोई भार न होने का मतलब ये था कि राजकुमारी का हृदय भी भारी न होता।
इसलिए वो कभी उदासी व्यक्त न कर सकती। और जब वो बात न कर रही होती तो वो बस एक ही काम करती रहे कि वो हंसती रहे। और जब हम खुद उदास नहीं होते तो हम दूसरों की भी उदासी नहीं समझ पाते। और अक्सर हम जब दूसरे लोगों की उदासी नहीं समझ पाते तो हम दयालु भी नहीं हो पाते। न ही हम ये जान पाते हैं कि प्रेम करने का क्या मतलब होता है। तो राजकुमारी बहुत ही बेअदब और बेरहम थी। बच्ची, हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। आप बहुत मजाकिया लगते हैं जब आप ऐसा कहते हैं तो। बेटी, क्या तुम हमारी परवाह नहीं करती? क्या तुम हमसे जरा भी प्रेम नहीं करती? आपका क्या मतलब है प्रेम और परवाह करने से? मैं ठीक हूँ, इधर उधर उड़ती हुई। आप बहुत ही अजीब लगते हैं जब आप इस तरह के दुखी चेहरे बनाते हैं। अब यदि आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं जाना चाहूंगी। पर राजकुमारी उदास थी। हालांकि उसकी भारहीनता उसे ये कभी महसूस नहीं करने देती। उसे नापसंद था कि उस पर हर समय पहरा हो। क्या तुम सब मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? हमें क्षमा करना राजकुमारी जी, पर हमें राजा ने कड़े निर्देश दिए हैं कि आप पर कड़ी नजर रखी जाए, हर वक्त पहरा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हवा का झोंका आपको अपने साथ उड़ा ले जाए। कृपया, मुझे लगता है जैसे मैं पट्टे से बंधा हुआ जानवर हूँ। मुझे छोड़ दो। हमें क्षमा करना राजकुमारी जी, पर महाराज और महारानी बहुत चिंतित हैं कि आप हवा द्वारा उड़ा ली जाएंगी और कहीं ऐसा न हो कि आपको चोट लग जाए। राजकुमारी को एक कैदी सा महसूस होता। वो कितना तरस रही थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। केवल एक ही जगह थी जहाँ वो जीवंत और आजाद महसूस करती। महल के पास एक बहुत बड़ी झील थी। राजकुमारी उसमें हर दिन तैरती। केवल यही कोई खतरा नहीं था कि हवा उसे उड़ा ले जाएगी, या यदि उसने जोर से कदम रखा तो वो उछलकर उड़ जाएगी। तो जब वो झील के पानी में होती, उसे आसानी से अकेले छोड़ा जा सकता था। जैसा कि राजकुमारी ने सोचा कि उसे झील में आजाद किया जा सकता है, तो वो उसमें हर दिन और रात तैरती। इस बीच राजा और रानी सलाह ले रहे थे हर डॉक्टर की, वैद्य की, हकीम की, मनोवैज्ञानिक की, जादूगरों की अपने राज्य में। पर कोई भी उन्हें समाधान नहीं दे रहा था उनकी बेचारी बेटी के लिए। जब तक कि एक दिन एक विद्वान हमड्रम और कॉपी केक राजा के पास नहीं आए। महाराज, राजकुमारी की गुरुत्वाकर्षण की कमी का शायद हमारे पास समाधान हो। खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगता है पानी स्थायी तौर पर राजकुमारी की भारहीनता का इलाज करता है, और ये तब तक रहता है जब तक कि वो पानी में रहती हैं। हम सब ये जानते हैं। तो यदि वो पानी जो राजकुमारी के शरीर से बाहर निकलता है उसका इलाज कर सकें और स्थायी तौर पर उसके हृदय को खुशी दे सकें, तब वो पानी जो उसके हृदय से बहता है शायद उसे स्थायी तौर पर अच्छा कर दे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, हमें किसी तरह राजकुमारी को रुलाना होगा। ये शायद उसे उसकी भारहीनता से निजात दिला सके। इसलिए राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को रुलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सी आदमी और औरतों ने कोशिश की, पर कोई भी राजकुमारी की आंखों से एक आंसू भी न गिरा सका। ये कितना मजाकिया है ना? हर कोई जल्दी ही उम्मीद खो रहा था कि राजकुमारी कभी ठीक हो पाएगी। हुआ ये कि एक दिन एक राजकुमार उस राज्य के आसपास फैले जंगल से गुजर रहा था। उसने जादूग्रस्त राजकुमारी के बारे में सुना था, पर उसे कोई इच्छा नहीं थी उससे मिलने की। इसलिए जब रात आई तो बजाय मेहमान के रूप में महल में पनाह ढूंढने के, उसने जंगल में एक गुफा ढूंढी और वहां रात गुजारने का फैसला किया। जब वो जंगल में बाहर आया आग जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने को, उसने नीचे देखा कि कोई उस झील में उछल रहा है और उसने सोचा कि वो व्यक्ति डूब रहा है, तो उसने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई। और बेशक वो राजकुमारी थी, और जिस क्षण उसने उसे उठाया और उसकी भारहीनता को महसूस किया, वो जान गया कि ये वही जादूग्रस्त राजकुमारी है जिससे वो कभी नहीं मिलना चाहता था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस क्षण उसने उस पर नजर डाली थी उसे उससे प्रेम हो गया था। तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झील से बाहर निकालने की? मैंने सोचा कि तुम डूब रही होगी। कैसी बेवकूफी है। अब चलो मुझे अंदर डालो। तुम वही राजकुमारी हो ना जिसमें कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है? क्या कभी तुम गिरी हो? मैं गिर नहीं सकती। मैं केवल हवा द्वारा उठाई जा सकती हूँ और उड़ सकती हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ गिरने की कोशिश क्यों नहीं करती? इतना कहकर राजकुमार ने पानी में गोता लगाया अपनी बाहों में राजकुमारी को लेकर। और अवश्य ही ये सबसे खुशी का अनुभव था जो आज तक राजकुमारी को नहीं हुआ था। कैसा था ये? ये तो सच में बहुत ही शानदार चीज थी। तो राजकुमार और राजकुमारी हर रात झील पर मिलते और इकट्ठे तैरते। राजकुमारी प्रेम करने के योग्य नहीं थी, पर राजकुमार उससे अत्यधिक प्रेम करता था कि बस वो जी रहा था उसकी हंसी सुनने के लिए और उसे खुशी खुशी अपने पहलू में तैरते हुए देखने के लिए। वो इस तरह अपनी शेष जिंदगी को जी सकता था, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चुड़ैल को पता लग गया राजकुमारी के झील के प्रति प्रेम का, तो उसने झील पर एक सम्मोहन डाल दिया ताकि वो सूख जाए। धीरे धीरे झील सूखने लगी और उसके साथ ही इसी तरह राजकुमारी भी। फिक्र हो रही है हमारी बेटी का क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी का जीवन उस झील से बंधा है। यदि हम झील को पुनर्जीवित नहीं करते तो हम उसे भी पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। एक दिन जब झील तकरीबन सूख गई थी, पर कुछ थोड़े से गहरे तालाबों के कारण दो नौजवानों को एक चट्टान के नीचे सोने की तख्ती मिली जिस पर यह लिखा था, यदि झील को मनुष्यों के लिए जीना है तो इसके लिए एक व्यक्ति का जीवन कुर्बान करना पड़ेगा, पर उस आदमी को अपनी मर्जी से अपनी जान देने को तैयार होना पड़ेगा। उसे झील के सूखे तल पर बैठना होगा जब तक कि पानी उसके सिर से कहीं ज्यादा ऊपर नहीं उठ जाता। जब राजा ने इसके बारे में सुना तो उसने अपने राज्य के कोने कोने में ये संदेश भेजा, पर कोई भी आगे नहीं आया झील को अपना जीवन देने के लिए। जब राजकुमार ने उस घने जंगल में राजा की विनती सुनी तो वो तुरंत महल की ओर चल पड़ा। महाराज, मैं अपनी जान पेश करूंगा इस झील के लिए, पर मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? मैं चाहता हूं कि राजकुमारी वहां उपस्थित हो जब मैं मरूं और मुझे जीवित रखें जब तक कि पानी मेरे सिर के ऊपर से नहीं उठ जाता। मैं चाहता हूं कि वो मेरी तरफ देखें और मुझे बिस्किट खिलाएं ताकि मैं भूख से ना मरूं इससे पहले कि पानी मेरे ऊपर से उठे। तुम्हारी शर्त पूरी की जाएगी। शायद अपनी प्यारी झील को दोबारा भरता देखकर मेरी बेटी भी ठीक हो जाए। तो राजकुमार झील के तल पर बैठ गया। राजकुमारी को एक नाव में लाया गया। उसने राजकुमार को देखा, पर उसने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके हृदय में ना तो प्रेम था ना ही दया। जब राजकुमार बैठा था, पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जल्दी ही ये उसके घुटने तक पहुंच गया और जब नाव थोड़ी डगमगाई तो राजकुमारी बहुत खुश हुई। मेरी नाव तैर रही है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, मेरी झील मर नहीं रही है। हम यहाँ फिर से तैर सकते हैं। राजकुमार, चलो इकट्ठे तैरें जैसे हम पहले तैरा करते थे। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ तैर सकूं, पर मैं नहीं तैर सकता क्योंकि मुझे मरना होगा ताकि झील जी सके, ताकि तुम जी सको। पहली बार जीवन में राजकुमारी के हृदय में कुछ कसमसाहट हुई। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार मरे। जैसे उसने धीरे धीरे पानी को चढ़ते देखा, पहले राजकुमार की कमर तक, फिर उसकी छाती तक, फिर उसकी ठोड़ी और फिर उसकी नाक तक। जब उसकी सांसें रुकने लगी, उसे वो और सहन न कर सकी। उसने पानी में गोता लगाया और जबरदस्ती राजकुमार को बाहर निकाला। जब तक वो उसे किनारे तक लाई, उसने सांस लेना बंद कर दिया था। राजकुमारी घबरा गई और वो रोई। वो इतनी जोर से रोई जैसा इससे पहले वो कभी नहीं रोई थी। डॉक्टर आए और उन्होंने राजकुमार का इलाज किया। राजकुमारी ने मांग की कि उसे उसके कमरे में रखा जाए। राजकुमारी जो खुद भी अस्वस्थ थी, उसे महल ले जाया गया और ये शाही महल में एक बहुत ही लंबी भयंकर रात थी। अगली सुबह राजकुमारी जागी। राजकुमार अभी भी बिना हिले डुले लेटा था। उसने उसे देखा और फिर से रोने लगी।
जवान राजकुमार, उठो, कृपया उठो, ऐसे मत करो, कृपया उठ जाओ। इस पर राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। खुशी से भरकर राजकुमारी बिस्तर से उठी। उसने खुशी से अपना पांव जोर से पटका, इस उम्मीद में कि वो खुशी से उड़ेंगे, पर वो गिर गई। आउच! राजकुमारी, तुम उड़ी नहीं, तुम तो गिर गई। हाँ, मैं ये देख रही हूँ। तुम्हें तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण वापस मिल गया है। महल में इतना हर्षोल्लास छा गया जो इससे पहले संसार में नहीं देखा गया था। झील लबालब भर गई थी। राजकुमार जीवित था और सही सलामत था, और राजकुमारी को अपना गुरुत्वाकर्षण मिल गया था। अवश्य ही उसे चलना सीखना पड़ा, पर जल्दी ही उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया। राजकुमार और राजकुमारी को प्रेम हो गया, उनका विवाह हो गया। वो तैरते थे, चलते थे और अपने देश पर मिलकर शासन करते थे।